हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक ब्रोकर के बारे में डिस्कस करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये एक कंपनी खुद एक स्टॉक ब्रोकर है। कंपनी के बारे में बात करें तो 200% प्लस की रिटर्न देके जा रही है। एंड अगर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है अराउंड 40% CAGR। उसके साथ साथ अगर बात करें, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है एंड काफ़ी सही कंपनी है। बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली एक काफ़ी शानदार पेनी स्टॉक निकल कर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड क्या कंपनी की स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ की चार्ट खुली हुई है। कंपनी का नेम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़। कंपनी क्या करती है? स्टॉक ब्रोकर है एंड इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी जो है वो 13.1 की है, ROC 9.48%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.07%। बुक वैल्यू से स्लाइटली हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में 230.98% की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड 0% की है। फेस वैल्यू ₹1 का है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में भी 2 पॉइंट है और कॉन्स में भी आप लोग बोल सकते हो लॉजिकली 2 ही पॉइंट है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अभी तक मतलब सितंबर क्वार्टर लेके रिजल्ट आउट हो चुकी है। एज सच कोई भी मतलब गुड क्वार्टर देखो प्रॉफिटेबल है ये, लेकिन एज सच कोई भी जून क्वार्टर से ज़्यादा फर्क नहीं है। जून क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम ही हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 39.63% एग्जैक्टली CAGR। और क्यों मैं बोल रहा था, 2 ही पोटेंशियल पॉइंट्स है। डिविडेंड ना देना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करते हो तो डिविडेंड देने वाली कंपनी की कंपैरिजन में डिविडेंड ना देने वाली कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के अंदर। तो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो प्रॉफिट का क्या करती है? वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स का ही ज़्यादा फायदा है अगर कंपनी डिविडेंड ना देते हैं तो गाइज अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो मान लेता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड ITC काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करती है, बहुत सही डिविडेंड देती है। इसका 8% के पास आसपास का डिविडेंड यील्ड है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन काफ़ी सही डिविडेंड देती है ये लोग। तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली कम होगी एंड शेयर का प्राइस भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगी। कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए डिविडेंड दे रही है, लेकिन शेयर का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है उन लोगों का। काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी कम इंक्रीज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करती है वो लोग। प्रोमोटर होल्डिंग कम है एंड 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें 1.47% है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ तक कि सेल्स के फिगर जो है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है कंपनी में। लेकिन जैसे कि ऊपर लिखा था वैसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही कम प्रॉफिट दिया है। उसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में भी आप लोग का जो ग्राफ है 2021 में ये नीचे की तरफ आते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है 2022 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी, क्योंकि पहले ज़्यादातर लॉस ही देती थी कंपनी। आप लोग देख सकते हो पहले ज़्यादातर कंपनी जो है वो लॉस ही देती थी। बाकी अगर करंट TTM में बात करें, करंट TTM में 18 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कंपनी जो है वो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर 20 करोड़ प्लस या तो फिर 25 करोड़ प्लस की प्रॉफिट दिखा दें, क्योंकि अभी भी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट आने में। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास 34 करोड़ के आसपास का डेब्ट है, लेकिन कंट्रोल डेब्ट है। कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंपनी से डेब्ट फ्री बनना एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा सारे मौका था कंपनी के पास, बहुत सारा मौका था कंपनी के पास डेब्ट फ्री बनने के, लेकिन डेब्ट फ्री नहीं बनी। कंपनी डेब्ट इंक्रीज कर लेती है या तो फिर वहीं का वहीं रखने देती है कंपनी अपना डेब्ट। तो डेब्ट कंट्रोल्ड है, लेकिन डेब्ट फ्री एक्सपेक्ट मत करना कंपनी से। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज में आप लोग को ड्रॉप देखने को मिला है भाई 1 करोड़ 6 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, FIIs ने हाल ही में मतलब जून के क्वार्टर में 2022 की फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में FIIs ने एंट्री किया है। बाकी अगर बात करें पब्लिक से माल उठाया गया है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंस्टेंट है। पब्लिक में बात करते हैं तो गाइस काफ़ी बड़े रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को एक्जैक्टली 52.11% जो है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। कितना? 52.11% छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। तो गाइस अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस फंडामेंटली कंपनी कैसी, फंडामेंटली साउंड है, एबव एवरेज है। कंपनी को यही बोलूँगा मैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है लगातार, पहले से काफ़ी सुधार आया है कंपनी में, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखा रही है कंपनी। तो आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो। अभी एक्चुअली में देखते हैं कि कंपनी रिटर्न कितने अच्छा देती है, क्योंकि पहले देखो लॉस मेकिंग थी तो ऑब्वियसली पहले का रिटर्न जो है वो कम ही होगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक साल की जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कंसोलिडेटेड फिगर्स निकल के आ रही है 39.18%। तो अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेड ना लेके शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होता तो 50% के आसपास ही गेन कर पाते, क्योंकि अगर 52 वीक लो पे बाई करके 52 वीक हाई में बेच देते तो 230% के आसपास का रिटर्न देता आप लोगों को। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में, देखो वो तो स्विंग ट्रेडर ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो एटलीस्ट मतलब अगर मान लेते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने 100% भी रिटर्न बना के गया ही होगा, लेकिन इतने रिस्क वाला पेनी स्टॉक में, क्योंकि पेनी स्टॉक ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, तो इतना रिस्क लेके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में 100% की रिटर्न, इससे अच्छा तो कोई ब्लू चिप स्टॉक में ही पैसा लगा दिया होता। 5 साल के बारे में बात करें, 5 साल में 86.1% की रिटर्न। एंड मैक्स चार्ट अगर देखा जाए तो मैक्स चार्ट में कंपनी डाउन है, वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि कंपनी जो है पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो कैसे ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। स्टॉक जो है आप लोग देख सकते हो 7 रुपये के ऑलमोस्ट 7.5 रुपये के आसपास के लेवल से गिरा है। तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में देखो गाइस कुछ भी हो सकता है। 5 साल इनफ, मतलब बहुत ही अगर आप लोग लॉन्ग टर्म लेते हो तो मतलब एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, क्योंकि देखो उससे पहले अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 साल या तो फिर 1.5 साल में इन्वेस्ट करूँगा तो गाइस मत करो, मैं यही बोलूँगा। अगर आप लोग एटलीस्ट 5 साल के बारे में सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ऑनली गो फॉर इट, क्योंकि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या तो फिर जो पास्ट के रिजल्ट है वो स्टेबल नहीं है, कि कंपनी जब से मतलब जब तक का मतलब जितना भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वहीं से कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रही है। तो एटलीस्ट कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। पहले बीच बीच में प्रॉफिट देती थी, हाँ अभी पिछले 2 साल से प्रॉफिट दे रही है, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता है। हो सकता है फिर से लॉस मेकिंग बन जाए कंपनी। तो कैसे ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ऑनली बाई करना, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी लिस्टेड है एंड कंपनी का जो सिंबल है वो इन्वेंचर है। आज के बारे में बात करें 28,50,292 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 75 लाख रुपये के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 30,650 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 2.65 के प्राइस पॉइंट पे। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 62.22% आज डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है यही बोलूँगा। और ऐसा साफ पता चल रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है आज इंट्राडे ट्रेड्स से डिलीवरी ट्रेड्स लेना ही ज़्यादा प्रेफर किया था। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी दिनों से ये कंपनी जो है वो डाउन ट्रेंड में थी। ऑलमोस्ट जून की महीने से ये कंपनी जून के बीच से मतलब ऑलमोस्ट जून के एंड से आप लोग बोल सकते हो डाउन ट्रेंड में थी। अभी जाके इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट तो अभी भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि जैसे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए फिर से ये कंपनी। मैं एक बार आप लोगों के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो। तो गाइस ये देखो यही कुछ निकल के आ रही है ऑलमोस्ट। ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस देखो, एक रेजिस्टेंस तो ये वाला रेजिस्टेंस लाइन है, ये तो पार कर दिया है कंपनी ने और अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम के कंफर्मेशन तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये पार हो चुकी है, मतलब ये कंपनी क्रॉस कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तोड़ पाएगी कंपनी। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अभी स्विंग ट्रेडिंग इससे देखो मैं आप लोगों को बेकार में लॉस करवाना नहीं चाहता, लेकिन गाइस सारे के सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है। देखो बेकार में मैं आप लोगों को लॉस नहीं करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हो ट्रेड तो सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स मेंशन किए हुआ है, इसके हिसाब से आप लोग ले सकते हो। ये सपोर्ट के आसपास बाई करके ऊपर के लेवल्स में आप लोग सेल कर सकते हो। लेकिन देखो गाइस कंफर्मेशन तक वेट करो। अभी जो मतलब जिस हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रही है, कोई भी वॉल्यूम का अगर ब्रेकआउट होती है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस का इतने दिनों से ये कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, अगर इसका ब्रेकआउट होता तो एटलीस्ट कोई वॉल्यूम में कंफर्मेशन देता, लेकिन कंपनी का जो वॉल्यूम है वो खोखला है। तो गाइज मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अभी अब स्विंग ट्रेड मत करो, क्योंकि बहुत जनों का मुझे ये बोल रहा था, बहुत जन मुझसे ये बोल रहा था कि भाई हो सकता है कि अभी ये कंपनी रेंज मतलब ब्रेकआउट दे दिया है रेंज का, ये जो मतलब क्या ही बोले, रेंज का ब्रेकआउट हो गया, अभी क्या करें, अभी क्या बाई करके चल सकते हैं, अभी क्या टारगेट निकल के आ रही है। तो देखो गाइस मैं तो अभी भी यही बोलूँगा कि जितना हो सके दूर रहो कंपनी से। शॉर्ट टर्म के लिए बेशक ट्रेड लो, बाकी मैं शॉर्ट टर्म नहीं सॉरी लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में तुक्का लगाना चाहते हो, या तो फिर अगर आप लोग हो सकता है 500-1000 रुपये लगा के भूल जाओ कंपनी को, तो अगर वैसा कुछ करना चाहते हो तो गाइज मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि 2 रुपये के आसपास बाई कर लो। बाकी
अभी ट्रेड लेना क्वाइट रिस्की हो सकता है, या तो फिर देखो अगर आप लोग एक्सपीरियंस बंदे हो तो ले सकते हो, बाकी जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। फिर भी अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहता है कोई तो गाइस मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा, ₹2.5 के जब भी ये कंपनी यहाँ से अगर बाउंस बैक शो करती है तो फिर से हो सकता है ₹2.5 के जो सपोर्ट है यहाँ से बाउंस बैक शो करते हैं, तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 2.8, 3.05 एंड 3.65। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग ये कम कर सकते हो 2.65 के लेवल, 2.8 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है 2.8 की, तो इसके ऊपर जो कंपनी ने क्लोजिंग किया है इसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 3.05, 3.65 एंड 3.8 अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो। ये मैंने बता दिया, बाकी बिगिनर्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बाकी अगर आप लोगों के पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है देन प्रॉफिट क्यों छोड़ना है, क्यों प्रॉफिट का मौका छोड़ना है। बाकी सतर्क रहना, हमेशा एक्सपीरियंसड हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, सतर्क रहना, हर टाइम मॉनिटर करते रहना, क्या पता प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई या तो फिर नीचे गिर गया कंपनी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये कंपनी, फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है हो सकता है फिर से, देखो ये जो रेजिस्टेंस है वो भी ठीक तरीके से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं नहीं बोल सकता कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। क्योंकि गाइस वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कहाँ पे है, ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये एवरेज वॉल्यूम है, 20 डे की मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कहाँ पे है गाइस, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम दिया ही नहीं, नॉर्मल एवरेज से भी काफ़ी कम वॉल्यूम था। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ ये आप लोग बोल सकते हो, ये जो हरा कैंडल है जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन का वॉल्यूम कहाँ पे है, खोखला है, टोटली खोखला है, कभी भी गिर सकती है। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा जितना हो सके दूर रहे। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हो सकता है अभी ये जो डाउन ट्रेंड है इसका ख़त्म हो गया है, मतलब इसका जो पंगा है ये ख़त्म हो गया है, अभी रेंज ब्रेकआउट हो चुका होगा। तो गाइस अभी भी नहीं हुआ है कन्फर्मेशन। हाँ रेंज तो ब्रेकआउट टू सम एक्सटेंट हो चुका है, लेकिन क्या पता ये फिर से इस रेजिस्टेंस से फेस करके नीचे गिर जाए। इस रेंज का भी जो ब्रेकआउट है उसका भी कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो क्या ही बोले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके दूर रहो, एक्सपीरियंस बन रहो फिर भी दूर रहो। क्या गाइस बहुत सारे कंपनी है स्टॉक मार्केट में, इसी को मतलब इसके पीछे ही पढ़ना है। अगर आप लोगों को अलग से कोई प्यार है कंपनी के लिए देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, वो आप लोगों के खुद का मैटर, पर्सनल मैटर है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोग मैसेज करते हैं कि पर्सनल, गाइस इतना पर्सनल क्यों होना है गाइस, कमेंट सेक्शन तो है ही पब्लिक के लिए। हो सकता है आप लोग जो सवाल पूछते हो उसका आंसर और किसी को पता है तो वो बता दे, पर्सनली क्यों, सॉरी फॉर दैट साउंड गाइस, पर्सनली क्यों पूछना है, इतना पर्सनल, इतना भी प्यार अच्छा नहीं है गाइस। क्योंकि देखो गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना टाइम नहीं रहता हर एक DM का आंसर रिप्लाई देने में, मतलब बहुत टाइम जाता है। एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3, क्योंकि मुझे भी ट्रेड लेना होता है, मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, तो एक दिन में 2 से 3 ही DM का आंसर दे सकता हूँ। लेकिन अगर पेंडिंग के बारे में बात करें अभी तो 20-30 से भी ज़्यादा का DM पेंडिंग हो रखा है भाई, ये क्या करना है वो क्या करना है। और DM मतलब आंसर करने तो ये तो हाई हेलो जैसा नहीं है, सेटअप कैसे हो वो सब तो DM नहीं है भाई, इस कंपनी में क्या करना है, मुझे कंपनी के बारे में देखना पड़ता है, पूरा रिसर्च करना पड़ता है, उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी की क्या स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स उसमें देखो। इसलिए मैं ज़्यादा DMs की रिप्लाई नहीं दे पाता। हाँ अगर कोई मैं इन्फ्लुएंसर होता, हाँ भाई कैसे हो आप, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके के लोग मुझे मैसेज करते हैं तो इसलिए टाइम लगता है। एक दिन में मैक्सिमम 2-3, अगर संडे हुआ, सैटरडे हुआ, मार्केट ऑफ का दिन हुआ, मैक्सिमम 5 to 6, क्योंकि मुझे भी कल के लिए मतलब छुट्टी के बाद वाला दिन के लिए मुझे भी रिसर्च करना पड़ता है मार्केट के लिए। तो इस बात को समझो, पब्लिक में कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हो सकता है आपका जो आंसर है वो किसी और को पता है, वो रिप्लाई कर दे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय गाइस एंड स्टे सेफ गाइस।